बच्चों, चलो आज से जो है हम आपका जो मकान संपत्ति यानी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर था उसके न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मिस्टर ए एक मकान संपत्ति का स्वामी है जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 75,000। देखिए, नगर पालिका म्यूनसिपल वैल्यू यानी नगर पालिका ने जो मूल्य बताया है आपके मकान का वो 75,000 बताया है। उचित किराया 80,000, फेयर रेंट जिसे हम कहते हैं वो 80,000 रुपये है। किराया नियंत्रण अधिनियम नहीं लागू है, यानी मैंने आपको जैसे बताया था कि या तो मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होगा और या नहीं होगा, तो इस मकान पर लागू नहीं है जिस मकान के बारे में इस सवाल में बात की गई है। संपत्ति का निर्माण कार्य 1 जनवरी 2014 को प्रारंभ हुआ तथा 30 अप्रैल 2015 को समाप्त हुआ। इस भवन में 3 इकाइयाँ हैं। देखिए, इस मकान में अलग अलग 3 फ्लैट या 3 इकाई या 3 कमरे हैं या 3 भागों में यह मकान बटा हुआ है। तो इन्हें एक्स वाई तथा जेड को 30,000 रुपये प्रति माह प्रति इकाई प्रति वर्ष के किराए पर उठा दिया गया है। गत वर्ष में संपूर्ण भवन का नगरपालिका कर 12,000 रुपये चुकाया गया। मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए यदि एक्स तथा वाई ने अपनी इकाइयाँ रहने के लिए ली हैं तथा जेड ने अपने व्यापार के लिए। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए बच्चे, नगर पालिका मूल्यांकन सवाल में क्या बताया गया है? 75,000 रुपये। फेयर रेंट उचित किराया इस सवाल में बताया गया है 80,000 रुपये। एक्चुअल रेंट के बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है अलग से। देखिए, एक मकान है, उसकी 3 इकाइयाँ हैं। एक इकाई 30,000 रुपये प्रति वर्ष किराए पर गई है, तो 3 इकाई कितने रुपए में गई हैं? 90,000 रुपये में। यानी इस मकान का जो एक्चुअल रेंट हुआ, वास्तविक किराया हुआ, वह हुआ 90,000 रुपये। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट के अनुसार जब हम कोई सवाल करेंगे तो सबसे पहले किसी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसमें से हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू का निर्धारण करना होगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मकान की निकालनी होगी। तो यहाँ पर बताया गया था कि मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है। उसके आधार पर पहली जो कंडीशन है ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात करने की, उस पर आप ध्यान अगर दें तो मैंने आपको बताया था कि तीनों मूल्यों में जो सबसे अधिक होगा यानी नगरपालिका, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट, तीनों में जो सबसे अधिक होगा वह मकान का वार्षिक मूल्य माना जाएगा। तो यहाँ देखिए, तीनों में सबसे अधिक जो है 75, 80 और 90 में जो सबसे अधिक है वह है 90। तो इसलिए इस सवाल में ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो हमारी निकल कर आई है वह आई है 90,000 रुपये। समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद फॉर्मेट के अनुसार दूसरा हम जो कार्य करते हैं वो क्या करते हैं? दूसरा हम कार्य करते हैं कि जो नगर पालिका होती है वो हमसे टैक्स लेती है। तो नगर पालिका ने जो टैक्स लिया है वो सवाल में बताया गया है 12,000 रुपये लिया है। तो 12,000 रुपये नगर पालिका का टैक्स हो गया, वो हम इसमें से घटा देंगे। तो 90,000 में से 12,000 रुपये घटाकर जो हमारा 78,000 आया है उसे हम कहेंगे नेट इनकम, यानी मकान संपत्ति से शुद्ध आय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिस्टर ए दिल्ली में एक मकान संपत्ति के स्वामी हैं। संपत्ति का निर्माण कार्य 30 नवंबर 2015 को पूर्ण हुआ था। इस संपत्ति में 4 इकाइयाँ हैं। देखिए, जैसे पिछले सवाल में 3 इकाइयाँ थी, ऐसे ही इस सवाल में बताया गया है कि इकाइयाँ कितनी हैं? 4। प्रत्येक इकाई का वास्तविक किराया 48,000 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त किया। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का मानक किराया 2,20,000 रुपये है। ध्यान दें स्टूडेंट,
जिस सवाल में मानक किराया दिया गया होगा, मैंने आपको बताया था कि उस सवाल में ये मान लेना है कि उस मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है। यहाँ पर तो मानक किराए के साथ साथ में स्पष्ट रूप से लिख के दिया गया है, स्पष्ट की गई है बात कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का मानक किराया यानी जो किराया नियंत्रण अधिनियम है वह निर्धारित करता है मानक किराया, इसीलिए इस मकान पर नियंत्रण अधिनियम लागू है। संपत्ति का नगरपालिका मूल्यांकन 1,65,000 है। इस मोहल्ले में ऐसी ही संपत्ति है उसका किराया 2 लाख रुपए है। मैंने आपको बताया था उचित किराया हम किसे कहते हैं, फेयर रेंट। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले में ऐसे और भी मकान होंगे जैसा मकान हमारा है। उस मकान का जो वास्तविक किराया होगा या उस मकान का जो किराया होगा वह हमारे मकान का उचित या फेयर रेंट कहलाएगा। तो सवाल में ऐसा ही बताया गया है कि इस मोहल्ले में ऐसी संपत्ति का किराया 2 लाख है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे मकान का फेयर रेंट 2 लाख रुपए है। गत वर्ष में मिस्टर ए ने संपूर्ण मकान का नगरपालिका कर 35,000 रुपये भुगतान किया। 3 इकाइयाँ रहने के लिए किराए पर उठाई गई हैं तथा 1 पैसे के लिए। देखिए, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं होता कि किराए पर जो उठाई गई हैं इकाइयाँ या मकान किराए पर उठाया गया है वह किस कार्य के लिए उठाया गया है। चाहे वह किसी भी कार्य के लिए दिया गया हो किराए पर, चाहे वो रहने के लिए दिया गया हो या बिजनेस के लिए दिया गया हो, किराए पर दिया हुआ होना चाहिए। पर्पज़ क्या है उसको किराए पर देने का, इस बात से स्टूडेंट हमें कोई मतलब नहीं है। तथा 1 पैसे के लिए कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए संपत्ति का वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी सेम वही बात है, इस सवाल में भी हमें संपत्ति का वार्षिक मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इसका जो सॉल्यूशन है वो दूसरी जो हमारी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जब किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होगा तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल जो हमारा रेंट है, वास्तविक जो किराया है उसे हम छोड़ देंगे। देखिए एक्चुअल रेंट कैसे आया है, 48,000 रुपये 1 इकाई का किराया हुआ। इकाई 4 हैं तो संपूर्ण मकान का किराया कितना हुआ, 1,92,000। क्योंकि टैक्स जो देना है वो मकान के स्वामी ने देना है। मकान के स्वामी की जो इनकम है वो 1,92,000 है टोटल। नगर पालिका ने मकान का मूल्य बताया है 1,65,000 और फेयर रेंट आपने अभी सवाल में पढ़ा था वो है 2 लाख। तो दूसरी कंडीशन के अनुसार एक्चुअल रेंट हम छोड़ देते हैं। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में देखते हैं अधिक कौन है। जो अधिक है वो 2 लाख है, 1,65,000 और 2 लाख दोनों में अधिक कौन है, 2 लाख। तो जो 2 लाख अधिक है उसे कहते हैं हम एक्सपेक्टेड रेंट, संभावित किराया। स्टैंडर्ड रेंट मानक किराया वो सवाल में दिया गया है 2,20,000। दोनों की हमने तुलना करी, फिर दोनों में जो कम है वो कितना हुआ, 2 लाख। तो इसलिए इस सवाल में ग्रॉस एनुअल वैल्यू मकान का सकल वार्षिक मूल्य जो आएगा वो निकल कर आएगा 2 लाख। सवाल में आपको बताया है क्या कि जो नगरपालिका टैक्स है वो कितने रुपए चुकाया है, 35,000। तो 2 लाख में से हम 35,000 घटा देंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आएगी हमारी 1,65,000। बच्चों यहाँ पर ये बात और समझ लीजिए कि जो हमारा दूसरा नियम है, जब मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है तो हम इस प्रकार ग्रॉस एनुअल वैल्यू निर्धारित करते हैं। लेकिन अब हमने जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निर्धारित की वह 2 लाख आई। ये जो 2 लाख आई है ये एक्चुअल रेंट जो हमने छोड़ दिया था ये उससे अधिक है, इसलिए हमने एक्चुअल रेंट को भी छोड़ रखा है। अगर ऐसा होता कि यहाँ से ये 1,80,000 आता और एक्चुअल रेंट जिसको हमने छोड़ा था वो 1,92,000 है, यानी हमारे द्वारा निकाले गए मूल्य से एक्चुअल रेंट अधिक होता, तो वास्तविक किराए को ही वार्षिक मूल्य माना जाता, जो आपकी 3rd कंडीशन है या 4th कंडीशन है। ऐसा अब तक हमने इसको इसलिए छोड़ रखा है कि जो हमारी वैल्यू आई है वो एक्चुअल रेंट से अधिक है। तो दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।